नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बड़ी खबर में हाजिर हूं मैं आपके साथ सोनिया चौहान। पहली खबर पंचकुला से है, जहां आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का महामंथन जारी है। और दूसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और बदमाशों ने मार्केट में युवक पर करीब 1 दर्जन गोलियां चलाई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और साथ ही तीसरी खबर आपको बता दें बहादुरगढ़ से है, जहां बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। युवक का शव 10 घंटे बाद बरामद किया गया। और चौथी खबर आपको बता दें, चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां गंदे पानी की सप्लाई और घरों में सीवर का पानी आने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है, जिसको लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दी। ये दिन की 4 बड़ी खबरें तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पहली खबर पंचकुला से, जहां पर चुनाव के लिए बीजेपी का महामंथन, 4500 बीजेपी नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। और साथ ही दूसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां साइबर सिटी में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं, युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। तीसरी खबर आपको बता दें बहादुरगढ़ से, जहां पर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, हाथ पैर मुंह बांधकर नहर में फेंका गया। चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां घरों में घुसा सीवर का पानी और प्रशासनिक दावों की पोल खुलती हुई यहां नजर आई है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ये 4 खबरें हैं, 4 खबरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पहली खबर पंचकुला से, जहां पर चुनाव के लिए बीजेपी का महामंथन जारी है। 2 सत्र में बैठक होगी और साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। दूसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां साइबर सिटी में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं, युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। और तीसरी खबर बहादुरगढ़ से, जहां पर एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लोकसभा के नतीजों के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए बीजेपी ने पंचकुला में महामंथन का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सैनी और उनके समेत 4500 से ज्यादा बीजेपी के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता शामिल हुए। और सुबह 11 बजे दीप प्रज्वलित कर इस महामंथन का आगाज किया गया और बैठक में कार्यकर्ताओं को चुनाव की और उनके मार्गदर्शन और वो जीत का मंत्र दिया। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसे लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए बीजेपी ने पंचकुला में महामंथन का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सैनी समेत 4500 से ज्यादा बीजेपी के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। और सुबह 11 बजे दीप प्रज्वलित कर इस महामंथन का आगाज किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं को चुनने के लिए मार्गदर्शन और जीत का मंत्र दिया गया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, आज पंचकुला में चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का महामंथन हो रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहे हैं और इसी को लेकर 2 सत्र में बैठक हो रही है। और बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है, एक बार जानकारी दे दीजिए। देखिए ज्योति, आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अगले जो 3 महीने के बाद करीबन होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की जो है बैठक बुलाई है। उस बैठक
जो है वो कई चरणों में सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास जो ये बैठक शुरू हो गई। सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक की शुरुआत की और उसके बाद बारी बारी जो बैठकें चलते रही और करीबन 1 बजे के आसपास जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला पहुंचे और वर्तमान में वो कार्यकारिणी को जो संबोधित कर रहे हैं। करीबन आधा घंटा पहले जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री की जो एक बैठक ली जाने की तरफ से जो बैठक ली जाने वो बैठक जो है वो शुरू हुई और इस बैठक में प्रदेश के तमाम प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य जो है हिस्सा ले रहे हैं, जिसके अंदर सभी विधायक, सांसद और मंडल प्रमुख और बाकी जितने भी पदाधिकारी प्रदेश कार्यकारिणी के संगठन महामंत्री, जिला अध्यक्ष और सभी मोर्चों के अध्यक्ष मिलाकर करीबन 4,500 के आसपास ये संख्या है। कहूं तो जो सुपरविजन करने वाले बीजेपी के जो एक मैकेनिज्म है वो सारा इसी के अंदर कहीं ना कहीं हिस्सा लेने जो पहुंचा है और अगले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए, किस किस तरीके से जो है सरकार की कार्यशैली में बदलाव किया जाए, लोगों की क्या क्या डिमांड है, उन सभी के ऊपर और बीजेपी की क्या क्या जो है वो उपलब्धियां हैं और किन मुद्दों को लेकर जो है जनता बीजेपी से नाराज है, इन सभी मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं जो है ये अभियान जो है वो आज बुलाया गया और कल से जो है एक तरह से जितने भी सारे करीब 4,500 पदाधिकारी यहाँ पहुंचे, ये कल से जो है अपना काम जो है वो शुरू कर देंगे। जिला अध्यक्ष जिसके मतलब जिसके अंदर में जो भी कार्यकारिणी आती है वो उसका अपनी कार्यकारिणी का जो है कहीं ना कहीं जो है देखरेख करेगा। जी बिल्कुल। ओपी, अगर पिछले चुनाव की बात की जाए 2019 के चुनाव की, 2019 में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के नतीजों से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में निराशा देखने को मिली और गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं में एक तरह से जोश भरने के लिए वो हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए आ रहे हैं और साथ ही लगातार भारतीय जनता पार्टी महामंथन कर रही है। इसको लेकर विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति से काम कर रही है, क्या कुछ प्लान है, उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। देखिए ज्योति, अगर हम हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बात करें, साल 2014 से पहले ऐसा होता था कि बीजेपी का जो है कोई किसी तरीके का जनाधार हरियाणा के अंदर नहीं था। साल 2014 में पहली बार अपने दम पर बीजेपी ने बिना किसी गठबंधन के जो सत्ता में आई थी, उसके बाद 2019 में उसको कहीं ना कहीं उन्होंने रिपीट करने का कोशिश की। हालांकि साल 2014 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें जो है वो मिली थी, लेकिन अगर 2019 की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी को नुकसान हुआ है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 विधानसभा जीतने में जो कामयाब रही थी, लेकिन 2019 के जब विधानसभा का चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी ने 75 पार का जो नारा दिया था और ये नारा इसलिए दिया गया था कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुल मिला के 79 हल्कों में जीत जो है दर्ज की थी और इससे उत्साहित होकर बीजेपी ने 75+ का नारा दिया था। लेकिन धरातल पर शायद प्रचार में कुछ ऐसी कमियां रही या एंटी इनकम्बेंसी रही कि बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई और बीजेपी को 2019 के अंदर 40 सीटें मिली थी और जिसके चलते जननायक जनता पार्टी के साथ उनको गठबंधन जो है करना पड़ता और 4.5 साल गठबंधन की जो है सरकार चली थी और अब करीबन 80 से 90 दिन का वक्त जो है विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने में बचा हुआ है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी अब अपने जो सत्ता का कार्यकाल है और उसके बाद अगला 1 महीना जो प्रचार का कार्यकाल है तो इसके अंदर किसी तरह से कोई भी कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ने वाली। जो भी कुछ एक रणनीति बीजेपी की जो शीर्ष लीडरशिप ने तैयार की है वो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे और हरियाणा को तीसरी बार जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है अमित शाह को उसकी जिम्मेवारी सौंपी है और हरियाणा बीजेपी का चुनाव प्रभारी जो वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जो बुलाया गया। धर्मेंद्र प्रधान अब से कुछ देर पहले जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने तमाम जो है वो अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में जो उन्होंने बताया, उनका कहना है कि तीसरी बार जिस तरीके से केंद्र में सरकार बने उसी तरीके से हरियाणा में भी वो सरकार बनाएंगे। जनता उनके साथ है और जितना भी हो सकता है उनका कार्यकर्ताओं को जो है बताया जाएगा। बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी जो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, उसके कार्यकर्ता भी जो है तैयार रहते। तो कहीं ना कहीं अगर हम धर्मेंद्र प्रधान के कॉन्फिडेंस को देखें तो वो लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी एक बड़ा अभियान
जो है प्रदेश में लॉन्च कर सकते। तो बिल्कुल ओपी, बिल्कुल ओपी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा जो अब बैठक होने वाली है महामंथन भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है उसमें शामिल हो रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी और पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। देखिए सोनिया, अगर मैं हरियाणा में बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को शायद बैसाखियों की जरूरत नहीं है। एक वक्त था जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, तब से लेकर 2000 अगर मैं 9 तक के विधानसभा का अगर मैं आंकड़ा आपके सामने पेश करूं तो हरियाणा के अंदर मात्र जो है 46 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जीती, जो उसमें सबसे ज्यादा 11 सीटें साल 1996 में बंसीलाल की सरकार में उन्होंने कहीं ना कहीं जीती थी और उसके बाद वो सत्ता में। तो मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी जो हरियाणा में देवीलाल के साथ भी जो गठबंधन में रही है और इनेलो के साथ भी गठबंधन में रही है, तो लेकिन उसके बाद से आज जो है हालात पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बदल गए हैं और बीजेपी अपने आप में एक मजबूत पार्टी बन गई है। पिछले यूं कहें तो 9.5 या 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो आज बीजेपी हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ने को तैयार है। इस वक्त होता था जब गठबंधन में बीजेपी को कभी भी शायद ही 20 और 30 के बीच में जो है उनको सीटें जो है मिलती थी, आप मान सकते हैं। और 30 सीटें भी एक बार जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री जो हरियाणा के बंसीलाल थे उन्होंने दी थी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से छोड़कर अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी। और लेकिन अगर हम बाकी पार्टियों के साथ बात करें, देवीलाल के बात करें या इनेलो के साथ बात करें, तो बीजेपी को कभी 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिली थी। लेकिन आज बीजेपी एक काडर बेस्ड पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी बनकर हरियाणा में अपने आप को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं स्थापित कर लिया और उसी के दम पर जो है बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने का जो है वो दम भर रही है। अगर आप करीबन 12 मार्च या 11 मार्च की अगर आप ध्यान रखें तो जब हरियाणा के अंदर नेतृत्व बदलाव हुआ था तब जननायक जनता पार्टी से जो गठबंधन तोड़ा गया था वो कहीं ना कहीं बीजेपी की इस कॉन्फिडेंस को जो जरूर दिखाती है। लेकिन बीजेपी अपने दावे और बातों के अंदर कितना कामयाब होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल ओपी, अगर नीट परीक्षा की बात की जाए तो नीट को लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेर रही है और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस जो नीट पर चर्चा से है उससे भाग रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और साथ ही उन्होंने तमाम तरह की चीजें बताई हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नीट परीक्षा पे जो चर्चा है उससे भाग रही है, लगातार भ्रम फैला रही है। इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस का कोई रिएक्शन इसके ऊपर? देखिए जो कि फिलहाल कांग्रेस का तो इसको लेकर कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन अगर मैं धर्मेंद्र प्रधान की बात करूं तो वो थोड़ा सा ठीक भी है, लेकिन अगर कांग्रेस को भी हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि वो मुख्य विपक्षी पार्टी है। जनता ने उनको विपक्ष में बैठने की जो जिम्मेवारी दी वो उसको निभा रहे हैं। देखिए एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए पेपर में इतनी बड़ी अनियमितता होना कोई अच्छी बात तो है नहीं। लाखों लोगों को दोबारा बच्चों को परीक्षा देनी पड़ेगी, नीट पीजी की परीक्षाएं लीक हो जाती है, तो इस तरह की कहीं ना कहीं एक नाकामी जरूर है। अभी भले ही सीबीआई एक की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, नीट के डीजी को बदल दिया गया है, नीट में सुधार करने या एनटीए को मजबूत करने के लिए जो है वो एक इसरो के पूर्व डायरेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी। लेकिन जो लोग परेशान हुए हैं क्या विपक्ष को ये आवाज नहीं उठानी चाहिए? अगर विपक्ष इसके ऊपर एक विशेष चर्चा की मांग कर रहा है तो करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की अगर बात करूं तो देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जब होता है तो उसमें सभी पार्टियों को अपने को बोलने का जो मौका जरूर मिलता है, लेकिन उसके अंदर अगर वो नीट का मुद्दा उठा रहे हैं, वो मुद्दा तो उठाएंगे ही, लेकिन अगर अलग से चर्चा करवा ली जाए तो शायद बीजेपी के लिए भी ठीक रहेगा। ठीक है, बीजेपी ने अपनी एक तरह से जो है कमियां मानते हुए जो है परीक्षा दोबारा करवाने का फैसला किया है, सीबीआई जांच है और एनटीए को मजबूत करने के लिए जो कमेटी बनी है तो वो अपनी जगह है। लेकिन जो जनता परेशान हुई है क्या विपक्ष को उसका सवाल उठाने की जरूरत नहीं। दूसरा ये भी एक देखने वाली बात है कि क्या विपक्ष अगर विधानसभा लोकसभा की या राज्यसभा की बात करें तो हर रोज हंगामेदार हो रहा है। शायद विपक्ष को अपनी इस जो व्यवहार है इसमें थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि ठीक है वो मजबूत होकर आए हैं, लेकिन अगर वो हर इश्यू के ऊपर सदन का टाइम खराब करने की कोशिश करेंगे तो शायद जो 10 साल तक विपक्ष हाशिए पर था कोई गारंटी नहीं कि विपक्ष से जनता एक बार फिर जो है वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाए। जी ठीक है ओपी शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद है और बदमाशों ने मार्केट में युवक पर करीब 1 दर्जन गोलियां चलाई। पूरा मामला गुरुग्राम के उल्लावास गांव का है और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पुलिस ने 2 टीमों का गठन भी किया है। ये भतीजा है हमारा, ये जिम करके आ रहा था, जूस वाले की दुकान पे खड़ा हुआ तो जूस पीती, वही जब वहां से चल दिया ये गाड़ी लेके, तो 2 बाइक पे बंदे आए थे, जोमेटो बता रहे, जैसे बता रहे वहां लोग बाग बता रहे थे। उन्होंने जड मारी पहले गाड़ी में, फिर ताबा तोड़ गोली मारी है जी। कौन सी पहचान नहीं जी कोई, वो तो सरकार देखो जी क्या करते हैं अब, सब कार्रवाई। प्रयास करा था रोकने किसी ने? नहीं जी ये तो कुछ भी नहीं, कैमरे लग रहे जी वहाँ पे, सरकार चाहे तो उनको खूब पकड़ के दिखा सकती है जी, सख्त सख्त कार्रवाई करवानी चाहते हैं जी हम तो। ये गांव का लड़का था, अनुज नाम है इसका, ये बाउंसर की ड्यूटी करता था और अब शाम को ये जिम से आया था और जूस की उस पे जूस पीने के लिए रुका है जूस की दुकान पे। वहाँ पीछे से 2 अज्ञात व्यक्ति आए, बाइक पे थे, जोमेटो की बाइक और जोमेटो की ड्रेस लगा रखी थी। वहाँ पे आके उन्होंने पीछे से गाड़ी में हिट किया और जैसे गाड़ी से निकला तो इसको गोली मारी। ये जूस पीने गया था, जूस की दुकान पे था, जिम करके आया था। करते क्या है ये बाउंसर की जॉब करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ये गुड़गांव में ही करते हैं, वहीं सेक्टर 63 में। क्या वजह निकल आई अभी, क्या लगता है? अभी कुछ नहीं पता। कोई दुश्मनी इनकी किसी से? नहीं कोई दुश्मनी नहीं थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहादुरगढ़ में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक के हाथ पैर और मुंह बांधकर नहर में फेंक दिया गया और करीब 10 घंटे बाद गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला और बताया जा रहा है कि युवक सैर के लिए घर से बाहर निकला था, लेकिन जब वे वापस घर नहीं पहुंचा तो युवक की तलाश शुरू की गई और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। कैसे हुआ ये मामला? ये मान लो ठीक गाँव का लड़का है, 20 साल का ऋतिक, जो सुबह करीब 4:15 साढ़े 4 के बीच में वो अपने गांव से नहर की तरफ घूमने के लिए गया था। तो उसके पिताजी ने 10:30 बजे तक उसका वेट किया, जब नहीं आया तो उसके बारे में पूछताछ करी, आसपास अखाड़ों में देखा, वहाँ भी नहीं मिला। तो उसके बाद फिर उसने थाने में आके भी इतला दी और उसी समय फिर वे बाहर ढूंढने के लिए निकल गए। तो काफ़ी समय के बाद उन्होंने नहर के पास कुछ बच्चों ने तैर के उसको ढूंढा है। तो ढूंढने के बाद काफ़ी समय बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ में घरों में सीवर का पानी घुसने और पीने के पानी में गंदे पानी के सप्लाई से लोगों में भारी आक्रोश है और इसके विरोध में सेक्टर 3 बल्लभगढ़ के लोगों ने तिगांग गांव को जाम कर दिया और वहीं जाम लगने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और इस दौरान बल्लभगढ़ सेक्टर 3 के लोगों ने कहा कि पिछले कई दिनों से उनके घरों में गंदा पानी घुस रहा है और इतना ही नहीं, पीने के पानी के सप्लाई में भी गंदा पानी आ रहा है। इसको लेकर उन्होंने सभी अधिकारियों के पास अपनी शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन उनके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली ठीक नहीं है और साथ ही घरों में गंदा पानी आने से हजारों लोगों को खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। मोनू, घरों में गंदा पानी घुस गया है, सीवर का गंदा पानी, और पीने के पानी की व्यवस्था भी सही नहीं है। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और प्रशासनिक दावों की यहां पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है और साथ ही ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। मामले को लेकर अपडेट दे दीजिए। सोनिया, देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही थी, तो गर्मी के चलते कहीं ना कहीं लोगों को पानी पीने के लेकर के जो है सप्लाई को लेकर के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि समर सीवर जो यानी की बात की जाए, जो सिविल लाइन जो है
वो भी पूरी तरीके से जाम थी। और कहीं ना कहीं लोग जो है सेक्टर बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 के जो वासी हैं वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं नगर निगम के कई बार चक्कर लगा चुके हैं और कहीं ना कहीं उनको आश्वासन ही मिलता है। और जिस तरीके से देखा जाए तो अभी बीते दिन कल जो है जब बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई 2 घंटे, तो 2 घंटे की बारिश ने जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो लोगों की चरमरा दी। मैं आपको बता दूं कि सोनिया सबसे बड़ी बात है कि सेक्टर 3 के जो सिविल लाइन है वो पूरी तरीके से फ्लो हो करके और घरों में जो है वो पानी घुस गया। गंदा पानी जो है वो लैट्रिन का गंदा पानी वो घरों में घुस गया। पीने की सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। लोग पूरी तरीके से मजबूर हो गए हैं। कई बार शिकायत कर चुके हैं। जब पूरे हार थक करके चक्कर लगाने के बाद जब जो है रोड जाम किया, और रोड जाम करने के बाद कहीं ना कहीं जब अधिकारी जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा और कहीं ना कहीं जान जो है समझा बुझा करके पूरी तरीके से आश्वासन जब दिया है, तो जब इस तरीके से आश्वासन को लेकर के ही जब जाम खोला है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि सोनिया लगातार जो है कहीं ना कहीं नगर निगम से लेकर के वाटर सप्लाई अधिकारी तक जो है तमाम दावे किए जाते हैं कि पूरी तरीके से जो गर्मियों में पानी की पूर्ति जो है वो मौके पर मिलेगी। और उसके साथ साथ मौसम यानी कि बरसात आने तक जो है वो पूरी तरीके से नालों की सफाई करवा दी जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो बरसात जब होती है तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं, रोडों पर पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है। और गर्मियों के समय की बात की जाए तो सोनिया लोगों को पीने तक का पानी मुहैया जो है वो कहीं ना कहीं अधिकारी नहीं करवा पाते, तो करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं। और उसके साथ साथ फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का भी दर्जा दिया गया है। जी सोनिया। ठीक है मोनू, अगर बात की जाए प्रशासनिक दावे तो यहाँ पर हवा हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। ऐसे में नगर निगम की तरफ से कोई आश्वासन इन लोगों को दिया गया हो? बिल्कुल सोनिया, देखिए जब रोड जाम किया गया तो कहीं ना कहीं मौके पर जो है पुलिस प्रशासन पहुंचा और नगर निगम के जो है वो जो ज्वाइंट कमिश्नर है वो भी यहाँ पर पहुंचे। और कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो पूरी तरीके से आश्वासन यहाँ पर दिया गया है कि पूरी तरीके से जो नालियों की सफाई है वो यहाँ पर की जाए, करवाई जाएंगी, पानी सुचारू रूप से दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो सोनिया, जिस तरीके के हालात जो बनते हुए नजर आ रहे हैं वो सिर्फ दावे ही यहाँ पर किए जा रहे हैं। लोगों को जाम जरूर खुलवा दिया गया है, लेकिन आखिरकार लोगों को पानी कब तक मिल पाएगा, कब तक सफाई हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। सोनिया, लोगों को आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन लोगों को इन समस्याओं से और पानी मिलने को लेकर के निजात कब मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है सोनिया। बिल्कुल मोनू, अगर बात की जाए बारिश की तो अभी प्री मानसून लगातार जारी है और अभी मानसून तैयार है आने को, लेकिन लगातार बारिश को देखते हुए सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार ने सभी नालों की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर सभी को निर्देश जारी किए गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर धरातल पर दावे यहाँ पर तो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सोनिया, देखिए जब मानसून का जब समय आता है तो उससे पहले लगातार तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार बैठक करते हैं, चाहे उसमें फरीदाबाद के डीसी हो, चाहे नगर निगम के कमिश्नर हो, चाहे वो जो NHAI हाईवे के अधिकारी हो, तमाम तरीके से यहाँ पर बैठक जो है वो लगातार कई बार की जाती है मानसून से पहले और लाख दावे किए जाते हैं। वो जो खर्चा दिखाया जाता है लगभग करोड़ों का रुपए का खर्चा यहाँ पर दिखाया जाता है, चाहे वो नालियों की बात हो, चाहे वो सिविल लाइन की बात हो, चाहे वो नालों की बात हो, नालियों की बात हो, तमाम तरीके से जो खर्चा है वो यहाँ पर दिखाया जाता है। साफ सफाइयों के दावे यहाँ पर किए जाते हैं। लेकिन जब पहली बरसात की जब बरसात होती है तो कहीं ना कहीं लोगों की, अधिकारियों की यहाँ पर पोल खुलती हुई दिखाई देती है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमराई हुई नजर आती है सोनिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आखिरकार वो करोड़ों रुपए कहाँ खर्च किए जाते हैं, किस चीज पर खर्च किए जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है और समस्या जो है वो तस की तस बनी रहती है। जी सोनिया। बिल्कुल मोनू पंचाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। वहीं फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।